नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम उदारवादी लोकतंत्र की क्या विशेषताएं, इसी तरह से साम्यवादी लोकतंत्र की क्या विशेषताएं उसका अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, उदारवादी लोकतंत्र आज वर्तमान में लगभग संपूर्ण विश्व में प्रचलित है। वास्तव में जब हम लोकतंत्र की चर्चा करते हैं तब हमारे सामने उदारवादी लोकतंत्र ही प्रस्तुत होता है। मित्रों, भारत हो या यूरोप के देश हो या अमेरिकी देश हो, वहां उदारवादी लोकतंत्र ही प्रचलित है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसको। यहाँ राजनीतिक सत्ता के लिए दलों में प्रतिस्पर्धा होती है। फ्रेंड्स, जो उदारवादी लोकतंत्र होता है वहां अनेक पार्टियां होती हैं। जनता को राजनीतिक विकल्पों में से किसी भी विकल्प को चुनने का अधिकार होता है। यदि इन विकल्पों में से कोई पार्टी अच्छी नहीं लगती है तो उनके सामने एक नोटा का विकल्प होता है या निर्दलीय प्रत्याशी भी होते हैं। इस तरह से उदारवादी लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के बीच में कंपटीशन होती है। फ्रेंड्स, इस तरह देखा जाए, यहाँ सार्वजनिक वयस्क मताधिकार अर्थात आप यदि 18 वर्ष के वयस्क नागरिक हो गए तो भारत में अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं। मित्रों, 61वें संविधान संशोधन के बाद में क्या होता है कि भारत में मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। इस तरह से फ्रेंड्स, आप 18 वर्ष के व्यक्ति हैं और मतदाता सूची में आपका नाम शामिल है तो आप निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। और आपके सामने अनेक दल और अनेक नेता होते हैं, चाहे जिसको वोट दे सकते हैं या नोटा में भी वोट दे सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ वयस्क मताधिकार होता है और राजनीतिक दलों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है। अनेक पार्टियां होती हैं। सीमित और संवैधानिक शासन या विधि का शासन। मित्रों, उदारवादी लोकतंत्र में कानून का शासन होता है, रूल ऑफ लॉ होता है, क्योंकि संविधान और कानून के द्वारा शक्ति की मर्यादाएं सीमित कर दी जाती हैं। सरकार सीमित होती है, उसको उत्तरदायित्व सौंपा जाता है और नियमों कानूनों के तहत ही अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकती है। तो मित्रों, इसमें अधिकार और स्वतंत्रता होते हैं। जो उदारवादी राष्ट्र होते हैं उसमें अधिकार और स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति गरिमा होती है, प्रत्येक व्यक्ति को महत्व दिया जाता है। उसके राइट्स होते हैं, उसकी लिबर्टी होती है और राइट्स एंड लिबर्टी होने के कारण उसको पार्टी, नेता और सरकार के चयन में स्वतंत्रता होती है। इस तरह से फ्रेंड्स, उदारवादी व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर पर और मस्तिष्क पर स्वतंत्र होता है। प्रत्येक व्यक्ति को एक स्वतंत्र इकाई माना जाता है। वह प्रत्येक मामले में सामान्य निजी जीवन में स्वतंत्र होता है। फ्रेंड्स, आगे देखेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन। उदारवादी राष्ट्रों में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाता है। मित्रों, जो सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसमें से न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाता है। यह हमारे संविधान की और लोकतंत्र के अधिकारों की रक्षा करती है और कानून का शासन यदि नहीं चलता है तो न्यायपालिका उसकी व्याख्या करती है, रक्षा करती है। इसलिए इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी का होना आवश्यक होता है और ये उदारवादी राज्यों में जैसे भारत में, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस आदि में पाया जाता है। मित्रों, इसमें जनता शिक्षित, संवेदनशील और उत्तराधिकार से परिपूर्ण होती है। क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार होता है, तो जनता यहाँ पर पॉलिटिकली अवेयरनेस होती है, राजनीतिक रूप से जागरूक हो जाती है और जनता राजनीतिक सरोकारों से काफी रुचि भी रखती है। इस तरह से फ्रेंड्स, यहाँ उत्तराधिकार की भावना क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति भारत में उत्तरदायी होती है। इसी तरह से भिन्न भिन्न देशों में उत्तरदायित्व पाया जाता है। हाँ, इसका कम या ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन उदारवादी लोकतंत्र में ये खासी विशेषता पाई जाती है। इसलिए वर्तमान देखा जाए, जो लिबरल डेमोक्रेसी है ये अच्छी डेमोक्रेसी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक को राइट्स एंड लिबर्टी अधिक होती हैं, सरकार के चयन में आजादी होती है, उनको अपने सामान्य और निजी जीवन में भी आजादी होती है।
नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, मार्क्सवादी या साम्यवादी लोकतंत्र की क्या विशेषताएं। जो साम्यवादी व्यवस्था होती है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक दलीय प्रभुत्व होता है, अर्थात एक ही कम्युनिस्ट पार्टी होती है। जैसे देखिए मित्रों चीन, इस समय चीन में क्या है, इस समय चीन में साम्यवादी व्यवस्था है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इसी तरह से उत्तरी कोरिया, लाओस, वियतनाम, इन देशों में साम्यवादी व्यवस्था है। मित्रों यहाँ एक दलीय व्यवस्था होती है, सर्वहारा का अधिनायकवाद, यहाँ सर्वहारा का अधिनायकवाद पाया जाता है। मित्रों यह व्यवस्था मार्क्स ने दी थी। कार्ल मार्क्सवादी व्यवस्था का या साम्यवादी व्यवस्था का वास्तविक प्रवर्तक माना जाता है और उसने सर्वहारा का अधिनायक तंत्र की व्यवस्था दी थी। इसी तरह से यहाँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर अनेक पार्टी नहीं पाई जाती है मित्रों, या होती हैं तो उनको शासन सत्ता करने का अधिकार नहीं होता है, इसलिए यहाँ पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं होती है। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति वोट भी नहीं करता है। यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक रूप से तो स्वतंत्रता, यहाँ आर्थिक महत्ता अधिक होती है, लेकिन राजनीतिक रूप से यहाँ अधिक स्वतंत्रता नहीं होती है, अधिक आजादी नहीं होती है। फ्रेंड्स लोकतंत्र केंद्रवाद, जो साम्यवादी व्यवस्था है उसको लोकतंत्र केंद्रवाद की अवधारणा भी कहा जाता है। यहाँ पर ग्रास रूट से क्रम से ऊपर की ओर चलते हैं तब लोकतंत्र संस्था का विकास होता है, इसे लोकतंत्र केंद्रवाद कहा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है, वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज की कल्पना की जाती है। हालांकि जहां जहां साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हुई है वहां वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज नहीं बना है, वहां भी कहीं न कहीं राज्य पाया जाता है, अर्थात राज्य के द्वारा ही साम्यवाद लाया जाता है। लेकिन यहाँ एक दलीय प्रभुत्व जरूर देखने को मिलता है। जो भी साम्यवादी राज्य स्थापित हुए वहां एक दलीय प्रभुत्व होता है और यहाँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं पाई जाती है। जैसे आप चीन देखेंगे, चीन विश्व का सबसे बड़ा साम्यवादी राष्ट्र है और एक सफल राष्ट्र भी रहा है। मित्रों नेक्स्ट देखेंगे लोकतंत्र का नव दक्षिणापंथी सिद्धांत। तो फ्रेंड्स ये लोकतंत्र एक सिद्धांत है नव दक्षिणापंथी। ये सिद्धांत क्या मानता है, इस सिद्धांत की मानता है कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत विरोधी है। लोकतंत्र का जो नव दक्षिणापंथी सिद्धांत है ये मानता है जो कल्याणकारी राज्य होता है। मित्रों इसमें क्या होता है, गरीब, मजदूर, किसान, महिला, बच्चे, बेरोजगार, इनको विशेष ध्यान रखा जाता है, इन पर अधिक खर्च किया जाता है, इसलिए राज्य के द्वारा अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप किया जाता है। कल्याणकारी राज्य के लिए गरीबों को उच्च महत्व दिया जाता है जिससे उनकी गरीबी दूर हो सके। तो फ्रेंड्स ये मानता है कि कल्याणकारी राज्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा टैक्स लगाया जाता है और गरीबों को महत्व दिया जाता है और जो टैक्स पेयर होते हैं उनको दंडित किया जाता है। इस तरह से फ्रेंड्स ये कल्याणकारी राज्य का विरोध करते हैं। ये लोकतंत्र का परिणाम स्वरूप राजकोषीय घाटा उत्पन्न होता है। इस सिद्धांत का मानना है कि लोकतंत्र के परिणाम स्वरूप क्या होता है, राजकोषीय घाटा। कैसे कि चुनाव प्रक्रिया में धन खर्च होता है, निर्वाचन में भाग लेते हैं उसमें धन खर्च होता है, प्रचार प्रसार में खर्च होता है, मशीनरी में खर्च होता है। इस तरह से एक और कल्याणकारी राज्य का विरोधी है तो ये राजकोषीय घाटा भी कह रहा है। मित्रों लोकतंत्र आर्थिक गतिविधियों में दुष्परिणाम पड़ता है। लोकतंत्र चुनाव होते हैं तो इकोनॉमी डैमेज होती है ऐसा मानना है, लेकिन क्या मित्रों अर्थव्यवस्था कुछ क्षति होती हो तो क्या लोकतंत्र खत्म कर देंगे, ये नहीं माना जा सकता। लेकिन नव दक्षिणापंथी सिद्धांत कुछ ऐसा ही मानता है। इसी तरह से लोकतंत्र के द्वारा सरकारी खर्चों में अनावश्यक व्यय होता है, खर्चा होता है, सरकारी मशीनरी में खर्चा होता है, चुनाव में खर्च होता है। लोकतंत्र वयस्कों के लिए वैसा जैसे बच्चों के लिए टॉफी। ये नव दक्षिणापंथी सिद्धांत काफी नकारात्मक है। वो कहता है वयस्क व्यक्ति होते हैं वह एक वोट डालते हैं, तो मित्रों इसमें क्या है, एक प्रकार से टॉफी है। जिस तरह से बच्चों को टॉफी देके संतुष्ट किया जाता है, खुश किया जाता है, इसी तरह से वयस्कों को वोट दे करके खुश किया जाता है। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं इसमें हम, ये फ्रेंड्स सिद्धांत नकारात्मक था। अगला सिद्धांत है लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत। ये शांति का सिद्धांत क्या कहता है, क्योंकि जहां जहां डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं वहां सामान्यतः वार्तालाप के द्वारा युद्ध समाप्त किए जाते हैं, संघर्षों को समाप्त किया जाता है। फ्रेंड्स
तो ये कहते हैं लोकतांत्रिक राज्यों के बीच में मध्य युद्ध नहीं होते। जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां युद्ध नहीं होते। यदि राज्यों के बीच संघर्ष होता है तो उनका शांतिपूर्ण ढंग से समाधान कर लिया जाता है। मित्रों, सामान्यतः डेमोक्रेटिक कंट्री में वार्तालाप के द्वारा, बातचीत के द्वारा संवादों से संघर्ष का समाधान कर लिया जाता है। इस तरह से यहाँ युद्ध नहीं होते। हालांकि जब राजतंत्र था तब युद्ध होते थे। अब भारत में देखा जाए, भारत और पाकिस्तान में युद्ध होते रहते हैं, दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो ये सिद्धांत आंशिक रूप से सही हो सकता है। हालांकि फिर भी लोकतंत्र में विचार विमर्श को उच्च स्थान दिया जाता है, जिसके कारण शांति से समाधान होता है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, लोकतांत्रिक घाटे का सिद्धांत। लोकतांत्रिक घाटे का सिद्धांत एक प्रकार से नव दक्षिणापंथी सिद्धांत ही है, क्योंकि इसके अनुसार वैधता का अभाव पाया जाता है। जो सरकारी संस्थान होती है फ्रेंड्स, इसमें जनता संस्थाओं और सरकार पर विश्वास नहीं करती है। क्या होता है, भारत में देखा जाए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानसभाएं, लोकसभाएं जनता की इच्छा पर खरी नहीं उतरती हैं, तो जनता इन पर विश्वास नहीं करती है या उनकी रुचि कम हो जाती है। फ्रेंड्स, देखेंगे भागीदारी मूलक लोकतंत्र का सिद्धांत। ये भागीदारी मूलक लोकतंत्र का सिद्धांत क्या है मित्रों? इसका मानना है, ये मैकफर्सन विद्वान थे, पेटमैन पोलांजा इसके समर्थक हैं। मैकफर्सन कहते हैं कि इसमें महिलाओं को भी उचित भागीदारी मिलनी चाहिए, वंचित वर्गों को भी उचित भागीदारी मिलनी चाहिए। तो पेटमैन एक नारीवादी स्कॉलर थी, इनके द्वारा कहा गया है यह सिद्धांत स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष भागीदारी की बात करता है और महिलाओं को भी उचित स्थान देने की मांग की जाती है। मित्रों, महिलाओं को राजनीति में थोड़ा कम स्थान मिलता है, इसलिए ये सिद्धांत महिलाओं को भी स्थान देने की बात करता है। जैसे देखेंगे यूएसए में आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है, तो मित्रों कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक कंट्री और अच्छा लोकतंत्र वाला राष्ट्र भी महिलाओं को उचित भागीदारी देने में सक्षम नहीं हो पाया है। नेक्स्ट देखेंगे, इस तरह से फ्रेंड देखेंगे, आज हमने लोकतंत्र को सिद्धांत देखे हैं। मित्रों, ये डेमोक्रेसी सिस्टम जनता का शासन होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही शासन करती है। वर्तमान में डेमोक्रेसी सिस्टम विश्व के लिए सबसे अच्छा होता है, चाहे भारत हो, यूरोप हो या अमेरिकी राष्ट्र हो, या लोकतंत्र शासन प्रणाली को सबसे अच्छा शासन माना जाता है। इसलिए लोकतंत्र में कहा जाता है एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य। धन्यवाद फ्रेंड्स।